हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था मोलारिटी के बारे में, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में। आज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें गिवन क्या है, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है और सुक्रोज की जो मास है वो गिवन है। मतलब सुक्रोज क्या हो गया सर, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया सर, सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया इधर, सॉल्वेंट हो गया। देखिए सर, इधर कहीं भी सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन नहीं है। मतलब हम सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर सॉल्यूट की सिर्फ क्या दिया है सर, मास गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन। सॉल्वेंट की वॉल्यूम गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमारे पास। तो इस कॉन्सेप्ट से हम कभी भी इनकी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो निकाल नहीं सकते, बट हम ये एज्यूम कर लेते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाते हैं तब हम एज्यूम कर लेते हैं सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को, सॉल्यूट की वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो देखिए, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का जो फॉर्मूला है वो है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो इधर देख लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ml में दिया हुआ है वो हम एज्यूम क्या कर लेंगे सर, 500 ml, और फॉर्मूला का क्या हो जाएगा 100। तो 0 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 34.2 बाई 100, 5 6 30, यानी कि 4.2, तो पॉइंट दे देते हम 42, मतलब 5 8 6.84 हो गया सर परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो इस क्वेश्चन से हम आराम से स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का एक शॉर्टकट पता है हमें। स्ट्रेंथ का इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाते हैं सर, स्ट्रेंथ की इन जनरल फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, पर इधर जैसे कि हम परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कैलकुलेट कर लिया, इस वजह से परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से स्ट्रेंथ निकालने का एक शॉर्टकट वे है, वो क्या है सर, 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सर, 68.4 हो जाएगा क्या सर, स्ट्रेंथ। और अगर मोलारिटी निकालने की बात करें, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट निकाले, हम दोनों तरीके से करेंगे, उसको चेक करेंगे सही है, सही आता है कि नहीं। देखिए सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का अगर बात करें, नंबर ऑफ गिवन मास, सॉल्यूट की मास गिवन है, तो सॉल्यूट की मोल्स क्या होगा, सॉल्यूट की मोल्स क्या, मोल्स की फॉर्मूला क्या है हमें पता है, मोल्स की फॉर्मूला है गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो गिवन मास क्या है सर, 34.2, और जीएमएम कितना है सर, 342 ग्राम। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका 0.1, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml में दिया हुआ है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 500 बाई 1000, यानी कि ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, यानी कि 0.2 हो जाएगा मोलारिटी।
ये हमने इस फॉर्मूला से निकाल लिया। पर मोलारिटी का दूसरा एक फॉर्मूला है, वो क्या है सर? स्ट्रेंथ बाय GMM ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ बाय GMM ऑफ सॉल्यूट, GMM ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ कितना है सर? 68.4, 68.4। और GMM ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? हमें पता है 342 ग्राम, क्योंकि सुक्रोज है ये। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है सर? किसी को पता है? C12H22O11। तो उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 342। तो उसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0.2 विल बी द आंसर। हम कैसे भी आंसर निकालें, दोनों तरीके से सेम आंसर ही आएगा। तो ये आपकी मर्जी, आप कौन सी तरीके से करोगे क्वेश्चन को। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ NaOH इन 10 लीटर ऑफ वाटर। देखिए सर, इधर हमने इधर भी सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है सिर्फ वो दिया हुआ है, सॉल्यूट की वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, और सॉल्यूट की सिर्फ मास गिवन है। अगर सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन होता, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम। अगर सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन होता तो हम सॉल्यूट की वॉल्यूम निकाल लेते, और उसी वॉल्यूम से हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल लेते। बट इधर डेंसिटी भी दिया हुआ नहीं है, सॉल्यूट की वॉल्यूम भी दिया हुआ नहीं है। इस वजह से हम वाटर की जो वॉल्यूम है उसको ही सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की वॉल्यूम को मान लेंगे। ठीक है सर, तो चेक कर लेते हैं सर। नंबर ऑफ पहला जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूट क्या गिवन है? NaOH। सॉल्यूट क्या गिवन है सर? 100 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम की एटॉमिक मास कितना है? 23। ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना है? 32। और हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितना है सर? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, और ऑक्सीजन के 61 है, सॉरी, 23 + 16 + 1, तो 39 हो जाएगा। 40 हो जाएगा इनका मास, 40 हो जाएगा NaOH का GMM। ठीक है सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 40 ग्राम। तो देखिए सर, अगर 40 ग्राम है, मोलारिटी निकालना है, हमें क्या पता? मोलारिटी की फॉर्मूला क्या पता सर? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय GMM ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए वाटर की जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो लीटर में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना गिवन है? 100 ग्राम। और हमें मोल्स की फॉर्मूला क्या पता? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 100/40 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 100/40 × 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1/4 मतलब 0.25 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का मोलारिटी। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है? 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो मोलारिटी तो इसका आराम से निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 5 और वॉल्यूम कितना गिवन हो जाएगा? 2, क्योंकि मोल्स की मोलारिटी की जो फॉर्मूला है वो कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 की वैल्यू क्या है सर? 2.5 हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, सी नंबर जो क्वेश्चन है, उसका क्या गिवन है? 9.8 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। देखिए सर, इधर मास ऑफ सॉल्यूट की क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है? 9.8 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, मिलीग्राम ऑफ H2SO4। अगर 9.8 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, इसको पहले, क्योंकि GMM जो आते हैं सर, वो किस में आते हैं सर? ग्राम में। GMM की जो यूनिट होता है वो क्या होता है सर? ग्राम। और इधर मिलीग्राम दिया हुआ है, तो सेम यूनिट में रहना चाहिए मास। अगर मास सेम यूनिट में रहना चाहते हैं
तो इस मिलीग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पे कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना यूनिट सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम सिस्टम में होना चाहिए। अगर ये एसआई में होगा तो दोनों एसआई में होना चाहिए, अगर ये सीजीएस में होगा तो दोनों सीजीएस में होना चाहिए। देखिए सर, तो क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक सर, तो इससे इस क्वेश्चन से मोल्स कितना आ जाएगा सर, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ और H2SO4 की जो GMM है वो अगर देखोगे तो 98 ही आते हैं सर। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस सल्फर की 32 प्लस ऑक्सीजन की 4 इंटू 16, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 करोगे तो कितना आएगा सर, 98 आ जाएगा अगर ऐड करोगे तो 9.8 बाई 98 तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 आ गया सर मोल्स। तो हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है, सी नंबर ऑप्शन को करते हैं। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 10⁻⁻4 और वॉल्यूम कितना आ गया सर, वॉल्यूम गिवन है 100 ml। मतलब ये जो वॉल्यूम गिवन है, ये जो वॉल्यूम गिवन है वो भी ml में गिवन है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है सर, लीटर में। तो लीटर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 बाय 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। मतलब 10⁻⁻4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, उसको 2 जीरो को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 10⁻³ आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सर, डी नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 2 मिलीमोल्स दिया हुआ है। क्या गिवन है सर, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml ऑफ वाटर। मतलब इसमें भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना है और इस मिलीमोल्स को भी हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मोलारिटी है ना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ 100/40 बाबा देखो पहले 100/40 ये मोल्स है, 100/40 इज द मोल्स यार, ठीक है। उसको डिवाइड करके इसके साथ डिवाइड करना है तो ये नीचे आ जाएगा ना, क्या बोल रहे हो। देखिए सर डी नंबर क्वेश्चन में तो फिर हमें डी नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से डिवाइड कर देंगे। ml को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा सर, 200/1000 करना पड़ेगा या तो फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है सर, देख लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की क्या गिवन है सर, क्या गिवन है 2 मिलीमोल्स। मतलब 2 मिलीमोल्स को अगर हमने मोल्स में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स हो जाएगा। ठीक सर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो 100 ml दिया हुआ है, वो 100 ml दिया हुआ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 गिवन है, अच्छा 200 इंटू 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार सर, अगर हमने
मोलारिटी का फॉर्मूला इधर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है सर, वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, 200 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट तो रह क्या जाएगा सर, 0.01 विल बी द आंसर। और मोलारिटी का जो यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा सर, मोल्स पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर। ठीक है सर, उठा लीजिए सर, उठा लीजिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर नॉर्मलिटी, जेई का हो या नीट का हो, दोनों या ओलंपियाड में भी, जितने भी ओलंपियाड से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो क्या है सर, नॉर्मलिटी है। रेडॉक्स में जाके पूरा क्लियर होगा, हम इधर थोड़ा शॉर्टकट तरीके से देख लेंगे। देखिए सर, नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी का डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of equivalent moles of solute present in 1 liter of solution। तो क्या हो गया सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी का, देखिए क्या गिवन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए हमने मोल्स भी पढ़ लिया है, बट इक्विवेलेंट मोल्स के बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, वो देख लेते हैं पहले। तो नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मुझे सिर्फ मोल्स कहता तो हम इसको कैसे निकालते, गिवन मास बाय जीएमएम, या तो फिर वॉल्यूम अगर गिवन है, एसटीपी गिवन है तो कैसे निकाल लेते सर, तो वॉल्यूम बाय 22.4 से हम मोल्स निकाल लेते हैं एट एसटीपी और एनटीपी। बट इधर क्या गिवन है, इधर इक्विवेलेंट मोल्स गिवन है। क्या गिवन है सर, इधर गिवन है इक्विवेलेंट मोल्स। तो इक्विवेलेंट मोल्स की जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मोल्स की जो फॉर्मूला है, वो इक्विवेलेंट मोल्स की फॉर्मूला क्या होगा, देख लीजिए। इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या है सर, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अभी आप कहोगे कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी बारे में पता चल गया, गिवन मास तो हम जानते ही है, बट ये इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्विवेलेंट मास। देखिए सर, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है वो है GMM बाई n फैक्टर, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर हो गया इक्विवेलेंट मास की फॉर्मूला। तो देख लीजिए सर, तो क्या है सर, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू GMM बाई n फैक्टर हो गया। समझ में आ गया। अभी आप कहोगे सर ठीक है, इक्विवेलेंट मास समझ गया,
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अगर जब आपको मैंने इक्विवेलेंट मास के बारे में पूछा, आप कहोगे ठीक है सर जीएमएम तो समझ गया मैं, बट एन फैक्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एन फैक्टर। देखिए एन फैक्टर होता है एसिडिटी या बेसिसिटी, आप ये समझोगे नहीं अभी, वो जब रेडॉक्स कराएंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिर भी एक शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। देखिए हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो भले एसिडिक हो या बेसिक हो सकता है और वो सॉल्ट हो सकता है। तीन तरीके की कंपाउंड हमें पॉसिबल है। देखिए एसिड मतलब क्या, जैसे कि HCl हो गया एक एसिड, H2SO4 हो गया एक एसिड, HNO3 हो गया एक एसिड। इसमें क्या होता है देख लीजिए, जब हमने एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है पता है, एसिड किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करते हैं। जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करते हैं इसको हम कहते हैं एसिड, और जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH- डोनेट करते हैं इसको हम कहते हैं बेस। तो एसिड की जो एन फैक्टर है वो हम कैलकुलेट करने की एक शॉर्टकट ट्रिक्स दिखाता हूं आपको। एसिड की जो एन फैक्टर है वो कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ट्रिक्स है नंबर ऑफ H+ आयंस। जैसे कि जब मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, जब मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा वो कन्वर्ट हो जाएगा H+ प्लस Cl माइनस पे। कितना H+ मिला है सर हमें, एक, यानी कि HCl की जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, एक हो जाएगा। तो HCl की जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इधर कितनी H+ मिला है हमें, एक H+ मिला है। दूसरा एग्जांपल देखिए H2SO4, H2SO4 को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व करूंगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो हो जाएगा 2H+ प्लस SO4 2- में कन्वर्ट होगा। तो इधर कितने H+ मिला है सर, 2 H+। तो H2SO4 की जो एन फैक्टर है वो हो जाएगा 2। बट इस एसिड में हमें 3 एक्सेप्शंस मिलेंगे। एसिड की एन फैक्टर जब कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तब हमें 3 एक्सेप्शंस मिलेंगे। वो एक्सेप्शंस क्या है देख लेते हैं। वो एक्सेप्शन आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा क्यों वो एक्सेप्शन आ रहा है। देखिए अगर पहला एक्सेप्शन के बारे में बात करें, अगर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सेप्शंस, H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड की जो एन फैक्टर होता है वो हो जाती है 3, भले ही वो तो एक्सेप्शन नहीं है। H3PO3 की जो एन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। बट H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो 3 होना चाहिए था, वो हो जाएगा आपका 2। और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका नाम है H3PO2, इनके जो एन फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा 1। आप इसको याद रखने की इसको कहते हैं फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड्स, तीनों फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड्स है। फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड जब आएगा तब इनकी एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक याद रखने की ट्रिक बताता हूं आपको। नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, मतलब 4 - 1 3 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया। तो याद रखने का तरीका याद रहेगा आपको, जब भी फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड आएगा तब एन फैक्टर निकालने की तरीका वो नहीं होगा। एन फैक्टर निकालने की जो तरीका आएगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। उसको याद रखने की तरीका क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। जब ऑक्सीजन की जब स्ट्रक्चर्स करेंगे केमिकल बॉन्डिंग तब हम देखने को मिलेगा कि Q3 है, Q2 है, ये Q1 है। ठीक सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर बेस के बारे में बात किया जाए तो बेस की जो एन फैक्टर होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ OH- आयन से। तो बेस क्या क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं।
बेस क्या क्या होता है। देखिए बेस एक एग्जांपल है NaOH, MgOH होल 2। देखिए जब हमने NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया, जब हमने NaOH को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तब ये किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस साथ में OH माइनस में डिसोसिएट हुआ। हमें कितने OH माइनस मिला है इधर, कितना OH माइनस मिला है सर इधर, एक। तो इनके एन फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, एक हो जाएगा। जैसे कि MgOH होल 2 हो गया, MgOH होल 2 जब होगा तब जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कितने OH माइनस मिला है इधर, 2 OH माइनस। तो इनके एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2। याद रहेगा। सपोज मान लीजिए AlOH3 OH होल 3 एक बेस है, तो आप देख के बताओ इनके एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इनके एन फैक्टर हो जाएगा 3। देखिए सर और एक तरीके की कंपाउंड हमें मिलता है, वो क्या हो जाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट की अगर एग्जांपल ले, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट की अगर एक एग्जांपल लेते हैं, वो एक एग्जांपल है NaCl। क्या है सर, NaCl। देखिए सॉल्ट किस तरीके की कंपाउंड होता है, जैसे कि AXBY एक सॉल्ट है, AXBY अगर एक सॉल्ट है, X एंड Y प्रीफिक्सेस है। देखिए सर X एंड Y जो है, हम क्या करेंगे, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब हम इसको क्या करेंगे, X इंटू वाई कर देंगे। कैसे हो जाएगा सर, X इंटू वाई। इनकी एन फैक्टर क्या हो जाएगा सर, एन फैक्टर हो जाएगा X इंटू वाई। तो इधर Na कितना है सर, 1, Cl कितना है, 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा एन फैक्टर, 1। सपोज मान लीजिए MgCl2 एक सॉल्ट है, MgCl2 में Mg कितने से 1, Cl कितने से 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। अगर मान लीजिए AlCl3 एक तीसरा सॉल्ट है, तो इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएंगे सर, 1 इंटू 3, 3 हो जाएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप देख लिए है कि ये जो एन फैक्टर है वो बच्चों का खेल है, वो किए तो बच्चों का खेल है, ऐसे भी कर सकते हो आप। पर जब आप रेडॉक्स में जाओगे, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तब आप इनकी एन फैक्टर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे। वो हम देखेंगे, 4-5 केस है, वो केस को भी डिस्कस करेंगे जब रेडॉक्स कराएंगे। पीरियडिक टेबल के बाद हम रेडॉक्स शुरू करेंगे आप लोगों का, ठीक है। पहले पीरियडिक टेबल, तो उसके बाद रेडॉक्स, ठीक है सर। दिसंबर में स्टार्ट होगा शायद रेडॉक्स, ठीक है सर। तो आई थिंक यू कैन गैस दिस थिंग। तो फिर अब बताइए मोलारिटी का जो फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या निकला सर। नॉर्मलिटी का मतलब है, आप लोग एक बार देखिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप एक बार देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स को हम क्या कह सकते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स का मतलब क्या है सर, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसको कर देते हैं सर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए सर, अभी इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास की फॉर्मूला क्या होगा सर, GMM बाई एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला भी क्या है, हम इक्विवेलेंट मास को हम रिप्लेस करेंगे अभी किससे सर, GMM बाई एन फैक्टर से। मतलब क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला GMM बाई एन फैक्टर, मतलब GMM ऑफ सॉल्यूट, GMM ऑफ सॉल्यूट बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए ये एन फैक्टर कहा जाएगा ऊपर, एन फैक्टर कहा जाएगा सर ऊपर चला जाएगा ना। अगर एन फैक्टर ऊपर चला गया तो क्या होगा, गिवन मास, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय GMM ऑफ सॉल्यूट, GMM ऑफ सॉल्यूट into n factor, into n factor divided by volume of solution, volume of solution in liter। आप एक बार देख के बताओ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई GMM ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दोबारा हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution in liter into n factor। अब बताओ सर, मोलारिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मोलारिटी का फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये जो हमने अभी निकाला है, दिस इज नथिंग बट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं कि नहीं सर। मतलब नॉर्मलिटी की एक नया फॉर्मूला हमारे पास मिला है, वो फॉर्मूला क्या है सर, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। यानी कि हम अगर हमें परसेंटेज W/V पता है तो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 10 इंटू परसेंटेज W/V। अगर हमें परसेंटेज W/V गिवन है तो हम मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा सर, 10 इंटू परसेंटेज W/V बाई GMM ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें मोलारिटी पता है तो हम नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी वी हैव डिस्कस सो फार। ठीक है सर, तो समझ में आ गया है। वो इधर भी क्या हुआ होगा, देखिए सर, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलारिटी बाय एन फैक्टर कुछ लिखा है, बट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। वो हम रेडॉक्स में जाके डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस करके, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस करके, उधर जाके हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है सर, उठाइए जल्दी से। नेक्स्ट सर, देखिए तो फिर HCl का जो एन फैक्टर है वो क्या निकल के आएगा सर, हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 1। H2SO4 को जो एन फैक्टर है वो क्या निकल के आएगा सर, 2। और ये CH3COOH जो है, इनका नाम है एसिटिक एसिड। क्या है सर, एसिटिक एसिड है। नाम से ही पता चल रहा है वो भी एक क्या है सर, एक एसिड है। तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं H प्लस CH3COO माइनस में कन्वर्ट होता है। ये एक वीक एसिड है। तो H प्लस में जब वो कितने H प्लस डोनेट कर रहे हैं सर, एक H प्लस डोनेट कर रहा है। अगर एक H प्लस वो डोनेट कर रहा है मतलब इनके एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, H3PO2 मतलब फास्फोरस की ऑक्सी एसिड है, उसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है सर, H3PO3 जो है ये नाम है, इसका नाम क्या है सर,
फॉस्फोरस एसिड और H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हम बाद में देखेंगे कि क्यों हुआ है ऐसा नेमिंग। देखिए H3PO2 का जो एन फैक्टर है वो क्या है सर 1, ये तीनों क्या है सर एक्सेप्शंस है, उसको याद रखना। एक्सेप्शन तो नहीं है वो, हमें अभी के लिए सिर्फ एक्सेप्शन समझना है, जब हम ऑक्सीडेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों ये हो रहा है। देखिए बेस का एन फैक्टर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस, तो NaOH की एन फैक्टर क्या होगा 1, MgOH होल 2 की एन फैक्टर क्या होगा 2, AlOH होल 3 की एन फैक्टर क्या हो जाएगा सर, ये है AlOH होल 3 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। सॉल्ट अगर है तो NaCl की एन फैक्टर क्या होगा सर, NaCl की एन फैक्टर क्या होगा सर 1 इंटू 1 1, MgCl2 की क्या हो गया सर 2 इंटू 1 2, और Al2SO4 होल 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और Ca3PO4 होल 2 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा क्या सर इसका एन फैक्टर। समझ में आ गया एसिड बेस सॉल्ट के लिए हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट सर हमने एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देख लीजिए सर। नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला आया है वो क्या है सर एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, एन फैक्टर मोलारिटी आ गया। देखिए सर तो एन फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा मोलारिटी बाई नॉर्मलिटी हो जाएगा एन फैक्टर की फॉर्मूला, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी इसका जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देख लीजिएगा इक्विवेलेंट मोल्स जो होता है वो हो जाता है n इंटू नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स हो जाते हैं n फैक्टर नंबर मोल्स, को भी डिफाइन कर लेते हैं एक बार, देख लीजिए सर। देखिए इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला क्या है सर बताओ। इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास हो जाते हैं, ठीक है सर। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो जाते हैं सर, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो जाते हैं सर GMM बाई एन फैक्टर हो जाते हैं, तो देखिए सर अगर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला GMM बाई एन फैक्टर है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू GMM बाई इक्विवेलेंट मास को रिप्लेस करो, गिवन मास बाई GMM, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है GMM बाई एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा GMM बाई एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये जो एन फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा ना, नेक्स्ट स्टेप पे वो ऊपर चला जाएगा, तो गिवन मास बाई GMM मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो इनटू क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मोल्स का जो फॉर्मूला है वो इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया है सर मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया है सर। इसको भी उठा के रखिए, बाद में बहुत काम में आएगा वो। तो एक क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या गिवन है 6 ग्राम ऑफ CH3COOH इन 200 ml ऑफ वाटर। अगर हमने मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो पहला जो क्वेश्चन गिवन है इसमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, क्या गिवन है सर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट होगा 6 ग्राम, और ये फॉर्मूला क्या है सर सॉल्यूट क्या है सर, सॉल्यूट है एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। इनका जो GMM है वो क्या है सर 60, आप कैलकुलेट करके बताओ इनका GMM क्या होगा। देखिए सर इधर कार्बन कितना है सर 2 कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक मास कितना है 12, मतलब इनकी 2 इंटू 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना 16, यानी कि 2 इंटू 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4,
तो 4 इंटू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 4, तो 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 20 24 इज नथिंग बट 60 हियर। तो जीएमएम क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड का 60। तो हम मास गिवन है, जीएमएम हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इनकी जो मोल्स आएगा, मोल्स की फॉर्मूला हमें पता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है सर, मास बाय जीएमएम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा सर, मास बाय जीएमएम हो जाएगा। मास कितना है सर 6 ग्राम बाय जीएमएम कितना है सर 60, मतलब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा क्या सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1/10 क्या हो गया सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमें क्या निकालना है सर, मोलारिटी। वॉल्यूम कितना गिवन है 200 ml। देखिए सर वॉल्यूम कितना गिवन है सर 200 ml। 200 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ml को लीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है सर, 200 बाई बताइए 1000, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, लीटर में। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 6/60 डिवाइडेड बाई 200 इंटू क्या हो जाएगा 1000। 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल, 6 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या पता हमें, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर पता है। मोलारिटी इंटू क्या पता है सर, एन फैक्टर। तो मोलारिटी के फॉर्मूला है 0.5, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है सर 0.5 इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड का। जब एसिटिक एसिड को हमने वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस प्लस CH3 COO माइनस में कन्वर्ट होगा। तो कितने H प्लस मिला है सर, इधर एक H प्लस मिला है, मतलब इनके एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा सर 0.5 हो जाएगा इनका नॉर्मलिटी। ठीक सर। देखिए सर और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिए दोनों क्वेश्चन अभी कीजिए, सॉल्व इट आउट, जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कैलकुलेट मोल्स एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट moles and equivalent mass of solute in the following solution। क्या given क्या है सर, सेमी नॉर्मल NaOH। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या है, सेमी नॉर्मल ये कर लो पहले। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या है, सेमी नॉर्मल का मतलब ये होता है मीन्स 1/2 नॉर्मल। तो इधर नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमें नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या पता, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें इधर क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट मास पूछा गया। क्या पूछा गया सर, इक्विवेलेंट मास। दे डोंट वांट इक्विवेलेंट मोल्स फ्रॉम अस, बट इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मोल्स भी चाहिए। ठीक है सर। तो एक चीज देखो सर 1/2 क्या हो गया सर, नॉर्मलिटी। 1/2 क्या हो गया सर, नॉर्मलिटी हो गया। तो नॉर्मलिटी का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इधर क्या गिवन है सर, आपको नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है वो गिवन है 1/2 करके, और इक्विवेलेंट मोल्स का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मोल्स का मतलब ये हो जाते हैं, वो हम मान लेते हैं कि x है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू 1000, मतलब 100/1000 जब करोगे 1000 तो ऊपर चला जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, x क्या आ जाएगा सर, x क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा x की वैल्यू।
ठीक है सर। तो इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, x इज नथिंग इक्विवेलेंट मोल्स था। इक्विवेलेंट मोल्स हमने लास्ट पेज में क्या देखा था, इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर है। तो NaOH की एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें ये एक बेस है, तो इसको जब एक्वास सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा कितने OH मिलेंगे सर, कितने OH मिलेंगे 1, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। मतलब इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट मोल्स है 1/20, मोल्स है, मोल्स पता नहीं कैलकुलेट करना है हमें, और एन फैक्टर की वैल्यू कितना है 1। तो इससे मोल्स क्या निकलेगा, इससे मोल्स क्या निकलेगा सर 1/20 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, 1/20 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया सर, 1/20 क्या आ गया सर, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो समझिए सर, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है सर, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय GMM, ठीक सर। और हमें क्या निकालना है दूसरा सर, इक्विवेलेंट मास निकालना है। और हमें क्या देखा, इक्विवेलेंट मास की जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास की जो फॉर्मूला है वो क्या है सर, गिवन मास बाय एन फैक्टर है। तो हमें मोल्स पता है, हमें अगर NaOH सॉल्यूट पता है तो इसका GMM भी पता होगा, तो इधर से हम गिवन मास निकाल सकते हैं। अगर गिवन मास इधर जाके बिठा दो, कंपाउंड पता है तो इसका एन फैक्टर भी पता है, आराम से इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक सर। तो इनसे हमें क्या मिलेगा, मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स की वैल्यू क्या है सर 1/2, तो हमने इधर मोल्स की वैल्यू लगा देता हूं, मोल्स का वैल्यू कितना है 1/20। गिवन मास हमें निकालना है, गिवन मास निकालना है हमें, और NaOH का जो GMM है 23 + 16 39 + 1 40 हो गया आपका GMM। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, गिवन मास होगा 2 ग्राम। गिवन मास कितना हो गया सर, 2 ग्राम हो गया। तो आपका इधर अगर हमने इक्विवेलेंट मास लगा देते हैं, इधर इक्विवेलेंट मास हमें अगर निकालना है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय एन फैक्टर। गिवन मास तो 2 हो गया, और NaOH का जो एन फैक्टर है वो कितना हो गया सर 1। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2 हो गया सर। मतलब इसके इक्विवेलेंट मोल्स क्या, इक्विवेलेंट मोल्स कितना आया 1/20, मोल्स कितना आया 1/20, और इक्विवेलेंट मास कितना आ गया सर 2। तो आराम से हम जो गिवन वैल्यूज है वो हम आराम से कैलकुलेट कर लिया है सर। तो नेक्स्ट करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछा कि कैलकुलेट मोल्स एंड इक्विवेलेंट मोल्स, कैलकुलेट मोल्स एंड इक्विवेलेंट मोल्स एंड मास ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ठीक है सर। तो डेसी मोलर गिवन है, क्या गिवन है सर, डेसी मोलर गिवन है। तो डेसी मोलर मतलब मोलरिटी गिवन है, इसमें क्या गिवन है सर, मोलरिटी। वॉल्यूम गिवन है, डेसी मतलब क्या है सर 1/10। इधर क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है, और मोलरिटी क्या हो गया सर, मोलरिटी का वैल्यू क्या हो गया सर इधर 1/10 मोलर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 लीटर। ठीक सर। तो हमें मोल्स निकालना है, आप देख लीजिए, हमें क्या पता, मोलरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
मोलारिटी कितना गिवन है सर, 1/10 मोलारिटी तो गिवन है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन कितने सर, 2 गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2 से 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/5। अगर हमारे पास 1/5 आ गया तो इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मोल्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू n फैक्टर। H3PO3 मतलब फास्फोरस की एक ऑक्सी एसिड है। फास्फोरस की ऑक्सी एसिड के लिए n फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या निकला था, ट्रिक्स बताया था कि याद रखने का, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि मोल्स तो है 1/5 इंटू n फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मोल्स क्या आ गए सर 2/5। देखिए सर H3PO3 कंपाउंड पता है हमें और क्या निकालना है, मास निकालना है। देखिए मोल्स कितना है 1/5, हमें क्या पता, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय जीएमएम, गिवन मास बाय जीएमएम पता है, जीएमएम पता है। तो 1/5 हो गया मोल्स, और H3PO3 की जीएमएम, हाइड्रोजन कितना है इधर 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस फॉस्फोरस कितना है एटॉमिक मास 31, 3 + 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। तो 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12/2 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8, यानी कि क्या हो गया 1 गिवन मास बाय जीएमएम हो गया 82, गिवन मास बाय गिवन मास बाय 82। तो गिवन मास कितना हो गया सर 82/5, गिवन मास कितना हो गया सर 82/5 ग्राम, यानी कि 16.4 ग्राम हो गया आपका गिवन मास। अगर आपको इक्विवेलेंट मास भी निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, गिवन मास बाय n फैक्टर। तो गिवन मास है 16.4, जीएम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला GMM/n फैक्टर है, ठीक है ना। तो GMM कितना है सर 82, GMM कितना है सर 82 है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, और गिवन मास कितना हो गया 16.44 ग्राम। समझ में आ गया सर, समझ में आया सर, इज इट वेरी क्लियर टू यू। हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट सर, ओके ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। और नेक्स्ट होमवर्क उसमें इसमें सिर्फ आप इक्विवेलेंट मोल्स निकालना, इक्विवेलेंट मोल्स एंड इक्विवेलेंट मास निकालना, ठीक है। और आज इतना तक रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेलिटी एंड टाइप भी देखेंगे, ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके सर।